बहुत से सर्विसेज ऐसा इनोवेटिव स्ट्रेटजीज के साथ काम कर रहे हैं और ग्लोबली कनेक्ट हैं। बैंक सारे ग्लोबली कनेक्ट हैं। इतना ही नहीं, मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम में बिजनेस के डाइवर्सिफिकेशन के भी ढेर सारे नए आयाम शुरू हो चुके हैं। अब अगर हम इसको बैंकिंग सिस्टम को समझना चाहें कि भारत की बैंकिंग व्यवस्था किस तरीके से है, तो हम इसको दो भाग में बांट सकते हैं। एक तो कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, दूसरा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। कॉमर्शियल बैंकिंग का कॉन्सेप्ट ये हो गया कि हम और आप या कोई भी व्यवसायी रोजमर्रा कैसे बैंकिंग के साथ डील करता है। तो बैंकिंग सिस्टम में जो भी हमारे धन बैंक में हैं उसको बैंक मनी ट्रांसफर्स के रूप में पेरोल सर्विसेज भी देता है, और आपस में बैंकों का एक सेटलमेंट रिकन्सिलिएशंस होते हैं। ढेर सारी क्रेडिट सर्विसेज ऑफर होती हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट अलाउ होते हैं बिजनेस हाउसेस के लिए, कॉमर्शियल लोन्स के लिए, और साथ में ढेर सारे और भी फॉरेन एक्सचेंज से जुड़े हुए सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो जुड़ी है ये आज की बहुत एडवांस सर्विस है, जिसमें कि हम एसेट सिक्योरिटाइजेशन की बात करते हैं, मर्जर्स एक्विजिशन की बात करते हैं, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं, और ढेर सारे ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स के जरिए, इक्विटी प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए बैंकिंग इंडस्ट्री आपकी या देश की सेवा में लगी हुई है, अलग अलग कार्य कर रही है। अब हम इंटरनेट बैंकिंग पे थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। इंटरनेट बैंकिंग एक ऐसी सुविधा जिसने पूरी क्रांति ले आ दिया है बैंकिंग एक्टिविटीज़ में। कस्टमर्स को आज इंटरनेट बैंकिंग से एक्सेस करना इतना सुगम और आसान हो गया है कि हमारे जीवन की एक दिनचर्या बन गई। जिस तरीके से हमारी टेक्नोलॉजी अपग्रेड की हुई है, इसमें बैंक इंटरनेट बैंकिंग के साथ आपको ढेर सारी सेवाएं दे रहे हैं। वो किस तरीके से ऑपरेट होता है, जिसमें कि एक बैंक वेब पेज बना देता है और उस वेब पेज पे जाके आप ढेर सारी सर्विसेज उस बैंक के जरिए आप अपने स्टेटमेंट्स देख सकते हैं, आप उस बैंक के सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं, और एडवांस लेवल पे जब हम जाते हैं तो उन्हीं बैंक के वेब पेज को यूज़ करके आप पैसा एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफ़र करते हैं, अपने खाते में मंगाते हैं, अपने बैलेंसेस देखते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट्स प्लान करते हैं, या अलग अलग चीज़ों से उसी से आप कर सकते हैं। स्वतः बैंक में आपको फिज़िकल विज़िट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद इंटरनेट बैंकिंग का पहले ऐसा हुआ करता था, या अभी भी ऐसे कुछ बैंकों में है, कि इंटरनेट बैंकिंग दो तरीके से ऑपरेट होता है। एक तो आप एग्जिस्टिंग बैंक में जाएं फिजिकली, और वहाँ जाके जो वेबसाइट है उसके ज़रिए आप यूज़ करें, उनके वेबसाइट पे यूज़ करें। जितने भी ट्रेडिशनल डिलीवरी चैनल्स हैं उसके ज़रिए आप यूज़ करें। सेकंड, बैंक आजकल ब्रांचलेस भी चल रही हैं, आपको फिजिकल जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। और एग्जाम्पल हैं, अगर कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो कि ब्रांचलेस ऑपरेट करते हैं, आप इंटरनेट के जरिए ही उनसे इंटरैक्ट कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, सारी वो सुविधाएं कॉमर्शियल बैंक की पा सकते हैं जो कि आपको फिजिकली जाके करना था। इसके बाद हम थोड़ा सा तुलना करेंगे कि ट्रेडिशनल बैंक और इंटरनेट बैंक में क्या फ़र्क होता है। ट्रेडिशनल बैंक में, जैसा कि आपको मालूम है, काफ़ी वर्षों से हम लोग करते आए हैं कि आपको ब्रांच जाना है, इन पर्सन जाना है, वहाँ जाके अपना बेसिक जो बैंकिंग ऑपरेशंस हैं, चाहे अकाउंट का बैलेंस आपको पता करना है, चाहे पैसा निकालना है, चाहे पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है, फिक्स डिपॉजिट कराना है, ढेर सारी ऐसी सेवाएं हैं जो आप ट्रेडिशनली जाके किया करते थे, और अभी भी रिमोट प्लेसेस में या गाँव में ये सुविधाएं चल रही हैं। बड़े शहरों में भी बहुत जगह लोग जो बहुत पुराने तरीके से चलना चाहते हैं या इंटरनेट सेवी नहीं हैं, उनको ये ट्रेडिशनल बैंकिंग अभी भी ठीक लगता है, और इसी तरीके से वो ऑपरेट करते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण ऑपरेशन का मैकेनिज़्म है वो इंटरनेट बैंकिंग का है। ई बैंकिंग जिसको हम लोग रेफ़र करते हैं, ई बैंकिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि कस्टमर अपना सारा बेसिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन अपने घर बैठे हुए या अपने ऑफिस के डेस्कटॉप पे बैठे हुए, लैपटॉप में कहीं भी बैठा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मार्फत से
कहीं भी 24 घंटे 24/7 कर सकता है। किसी को पैसा ट्रांसफ़र करना है, उसने तुरंत ट्रांसफ़र कर दिया। किसी से प्राप्त करना है, उसने तुरंत कर दिया। अपने बैलेंस को भी पता कर लिया। बैंक में एफडी बनानी है, उसको बना लिया। साथ में इतना ही नहीं, बड़े बड़े बिजनेस ट्रांजैक्शंस, चाहे वो विदेश के ट्रांजैक्शन से जुड़े हों, चाहे देश से जुड़े हुए हों, फ्यू सेकेंड्स में वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। उसमें आपकी समय, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी तीनों का लाभ होता है। तो एक बहुत बड़ा लाभ है ई बैंकिंग सिस्टम का। क्योंकि समय बहुत सीमित है तो मैं चीज़ों को थोड़ा सा शीघ्रता से बताना चाहूँगा। और बैंक की वेबसाइट को व्यू करते वक्त जब आप व्यू करते हैं तो अकाउंट्स डिटेल और सारी चीज़ों को रिक्वायरमेंट, आप उन सर्विसेज को बड़े अपने सिक्योर तरीके से ऑपरेट कर पाते हैं। कोई लाइन नहीं, कोई टेलर नहीं, कोई वेटिंग नहीं। आप अपने कंप्यूटर पे जहाँ भी बैठे हुए हैं, जहाँ आपको सुविधा है, ऑफिस, घर, आप वहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्रांति है, रिवोल्यूशन है, जो हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत नए आयाम दे रहा है और बिजनेस हाउसेज, हाउस होल्ड को या व्यक्तिगत जीवन में चीज़ों को बहुत सुगम और आरामदायक बना दिया है। अब एक प्रश्न आता है कि हमें बैंक की ज़रूरत क्या है, हम बैंक में क्यों जाते हैं। हमें पता है कि धन का उपार्जन, धन की अर्निंग करते हैं और अर्निंग करने के बाद उस पैसे को हमें सुरक्षित रखना है। उस पैसे को सुरक्षित रखते वक्त हम कहाँ रखें, क्योंकि धन एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको बचाना भी है, सिक्योर करना है। तो इसलिए बैंकों की आवश्यकता बहुत इंपॉर्टेंट है। आप घर में बॉक्स में नहीं रख सकते, मैट्रेस में नहीं रख सकते। कहीं भी करेंगे तो आपके चोरी होने का डर है या इधर उधर होने का डर है। तो बैंकों में, और फिर आपदा भी आ सकती है। उस आपदा के समय में या किसी तरह से फायर हुआ, कोई चीज़ हुआ, तो आपका पैसा आपके घर में सिक्योर नहीं है। बैंक एक ऐसा सिस्टम है, बैंक एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा ढांचा है जहां आपका धन सुरक्षित ही नहीं है, निवेश भी हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं आप आय कर रहे हैं और साथ में देश की प्रगति में आप बहुत बहुमूल्य योगदान भी दे रहे हैं। मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि ये किस तरह से संभव होता है। दूसरी बात, हम जब पैसा बैंक में रखते हैं तो वो पैसा सिर्फ पैसा उतना ही नहीं रहता, उसको आप ग्रो भी करा सकते हैं। डिपेंडिंग, अगर आप व्यवसायी नहीं हैं, व्यवसायी को भी ये सुविधा है कि अगर अतिरिक्त पैसा है तो वो डिपॉजिट्स में, फिक्स डिपॉजिट्स में आपने लोन को कम करके वो इनकम कर सकता है, ब्याज बचा सकता है। लेकिन इंडिविजुअल या हाउस होल्ड जितने भी हैं, एक बड़ा वर्ग उस पैसे को बैंक में रख के उससे एक अच्छी खासी इनकम अर्न करता है। पेंशनर्स, रिटायरमेंट, ज़रूरतमंद लोग उसी ब्याज के सहारे अपना जीवन का गुजर बसर भी करते हैं। इतना ही नहीं, ऐसा भी देखा गया है कि बहुत ही संकट के समय में, बहुत ही दिक्कत के समय में बैंकों में रखा हुआ पैसा लोगों के जीवन को चलाने के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। तो एक निवेश की बात हो गई, एक सुरक्षा की बात हो गई, बैंकों में रखा हमने क्यों, और रखा तो उसके बाद उसका ग्रोथ, लगातार निरंतर उसका ग्रोथ कर सकते हैं। ढेर सारी बैंक के पोर्टल्स पे अलग अलग सुविधाएं दी हैं। आप चाहें तो बैंक में डायरेक्ट फिक्स डिपॉजिट रखें, बैंकों का यहाँ भी व्यवस्था हो गई है कि आप चाहें तो अपना निवेश म्यूचुअल फंड के जरिए या और जरिए से आप कर सकते हैं, जिसमें अपने धन को बढ़ा सकते हैं। तीसरी बात हो गई लोन। बैंकों में धन रहने से जो हमारी सेविंग होती है, तो उस सेविंग को बैंक आपको ब्याज देता है, लेकिन उसी सेविंग को बैंक इस्तेमाल करके ऐसे लोग को, ऐसे व्यवसाय को, ऐसे इंडस्ट्रीज़ को लोन देके एक तरीके से आय कमाता है। उसको लोन दिया, बिजनेस में लोन जाने के बाद वो पैसा इंडस्ट्री में लगा, वहाँ से ब्याज कमाया बैंक ने और आपको बदले में ब्याज दे रहा है। इस क्रम में एक बैंकों की व्यवस्था फंड मैनेजमेंट की जो है, उसको मैं संक्षिप्त में बता दूं कि जो धन पूरा वहाँ आता है, जिसको हम कहते हैं सेविंग, डिपॉजिट्स, करंट एसेट्स, जितने भी करंट डिपॉजिट्स, ये सारे पैसे बैंक लेके एक बैंकिंग व्यवस्था है, ढांचा है, जिसमें आरबीआई के मानक और स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उसको कुछ पैसा बैंक में रिजर्व्स के रूप में रखना पड़ता है, कुछ पैसा और जगह भी रखना पड़ता है, और बाकी एक पैसा जो रहता है उसमें बैंकों को एक मार्गदर्शन दिया गया है, दिशा निर्देश दिया गया है कि वो अमुक अमुक जगह, अमुक अमुक इंडस्ट्री में, अमुक अमुक सेक्टर में उतना पैसा निवेश कर सकते हैं और उस निवेश से
जो होने वाली आय है वो बैंक की आय होती है, और उस आय से जो इंटरेस्ट दिया जाता है या उन लोगों की सैलरी दी जाती है, इस तरीके से बैंकों की व्यवस्था चलती है। आगे मैं इंडियन बैंकिंग के स्ट्रक्चर पे थोड़ा बात करना चाहूँगा कि कैसे इंडियन बैंकिंग सिस्टम चल रही है। जैसा कि हमने बताया कि बैंकिंग स्ट्रक्चर जीवन की, व्यवसाय की लाइफलाइन है। वो जिस तरह से घर में तिजोरी होती है, उसी तरीके से आपका बैंक आपकी तिजोरी है, आपके बचत का साधन है, आपके बचत का माध्यम है, आपके आय का साधन है, आपको आय के बढ़ाने का साधन है, इत्यादि इत्यादि। इतना ही नहीं, वही पैसा जो बैंक में पड़ा हुआ है वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत बड़ा योगदान दे रहा है, क्योंकि उस धन से जो ज़रूरतमंद हैं, जो ज़रूरतमंद इंडस्ट्रीज़ हैं, वो पैसा लेके उस पैसे को मल्टीप्लाई करती हैं, व्यवसाय में लगाती हैं, उसको कई गुना उससे लाभ कमाती हैं, और इस तरीके से आप अपरोक्ष रूप से देश की प्रगति में, जीडीपी ग्रोथ में एक बहुत बड़ा योगदान भी दे रहे हैं। बैंक जो है, आरबीआई बैंक सेंट्रल बैंक है हमारा। आरबीआई पूरी बैंकिंग व्यवस्था को रेगुलेट करता है। पूरा स्ट्रक्चर बैंकिंग व्यवस्था की अगली स्लाइड में मैं बताऊंगा किस तरीके से बैंकिंग व्यवस्था रेगुलेट होती है। बैंकिंग व्यवस्था में सेंट्रल बैंक, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि पूरी मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग स्ट्रक्चर आरबीआई के द्वारा गवर्न होती है, और हम इसको 3 भाग में बांट सकते हैं। अच्छा रहेगा 3 भाग में। एक तो हो गया हमारा शेड्यूल बैंक्स, बैंकों की कैटेगरी बनाई गई है शेड्यूल बैंक। मैं आगे बताऊंगा कि किस तरीके से उसका कार्य संपादित होता है। तो एक तो शेड्यूल बैंक हो गया। दूसरा, हमारी बैंकिंग स्ट्रक्चर में नॉन शेड्यूल बैंक हैं। नॉन शेड्यूल बैंक के बारे में भी बताऊंगा मैं अगले स्लाइड में। इसके बाद एक हमारे डेवलपमेंट बैंक्स हैं। डेवलपमेंट बैंक्स वो हैं जो पूरी तरह से अर्थव्यवस्था को डेवलप करने में बहुत बड़ा योगदान करते हैं। आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। बैंक जो हमारा पार्लियामेंट के द्वारा आरबीआई एक्ट बना है, 1934 का आरबीआई एक्ट है, और उसके अंदर जो बैंक सेकंड शेड्यूल में जुड़े हुए हैं उनको शेड्यूल बैंक कहा जाता है, यानी कि जो उस शेड्यूल में एक लिस्ट पूरी है उसमें किए जाते हैं। और जो शेड्यूल बैंक, ढेर सारी उनको फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं जो शेड्यूल बैंक है। इसी तरह से नॉन शेड्यूल बैंक की अलग तरीके की लाइसेंसिंग है, डेवलपमेंट बैंक अलग तरीके से चलाए जाते हैं। जो शेड्यूल बैंक हैं उनको ये एलिजिबिलिटी दी गई है कि वो बैंक से, आरबीआई से पैसा भी प्राप्त कर सकते हैं। वो बैंक रेट पे आरबीआई से पैसा लेते हैं, और उसको जो है वो एक तरह से बैंकिंग व्यवस्था में ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस के सदस्य हैं। क्लियरिंग हाउस के बारे में छोटा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा, फिर आगे बढ़ूँगा। कि हर बैंक क्लियरिंग हाउस में पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि पूरी जो बैंक के ग्राहक हैं अपने अपने बैंक से ऑपरेट करते हैं। फिर बैंकों का आपस में क्लियरिंग हाउस है, जिससे कि वो ट्रांजैक्शंस या एंट्रीज या लेन देन का समायोजन करते हैं। एक संक्षेप में वर्णन दिया, आगे कभी और विस्तार में इस पर चर्चा होगी। अब हम आते हैं कि जो सेकंड शेड्यूल में नहीं है, उनको आरबीआई के द्वारा नॉन शेड्यूल बैंक रखा गया है। वो आरबीआई से बोरो नहीं कर सकते, उनके अपने धन की व्यवस्था खुद करनी पड़ती है। और लेकिन हाँ, इमरजेंसीज में उनको कुछ व्यवस्था दी गई है, कि कुछ परिस्थितियां दी गई हैं जिसमें कि इमरजेंसीज में आरबीआई उनको आगे आता है और हेल्प करता है। अब हम इसके बाद शेड्यूल बैंक को डिवाइड करना चाहेंगे कि शेड्यूल बैंक किस तरीके से आपको हेल्प करता है, लोगों के निवेश को कैसे मैनेज करता है, और कैसे सारी व्यवस्था जो बैंकिंग की व्यवस्था है वो चलती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं जो कि लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। लॉन्ग टर्म क्रेडिट क्या हो गया, जिसका इम्पैक्ट एक काफ़ी समय तक होता है, और कैपिटल में निवेश कराते हैं। कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स के ऊपर, कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट्स पे जो ज़्यादा फोकस करते हैं, ध्यान करते हैं, लंबे पीरियड के करते हैं, उस तरह के बैंक जाने जाते हैं डेवलपमेंट बैंक। रिटर्न थोड़ा कम होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होती है, लंबे समय तक उसमें